हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। आई जस्ट होप कि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और करंट अफेयर की आज की सीरीज़ में हम चर्चा में रही जो भी प्रमुख सरकारी योजनाएं हैं, आज उनको डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपके किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पे भी करंट अफेयर आपके सिलेबस में है, वहाँ पे सरकारी योजनाओं के बारे में पूछा जाता है। उनकी थीम क्या है, वो किस फील्ड में काम कर रही हैं, किस डेट को वो अनाउंस हुई हैं, कौन सा विभाग है जो उन को लॉन्च किया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो हम वन बाय वन कुछ प्रमुख सरकारी योजनाओं को यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको जो मेन है, जो एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सारी ही जितनी इंपॉर्टेंट है उन्हीं को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालाइज करते हुए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कशन, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे यूपीएस योजना के बारे में। ठीक है, इसका है एकीकृत पेंशन योजना, जिसे इन शॉर्ट यूपीएस योजना बोलते हैं। इस योजना को मंजूरी कब से मिली थी? 24 अगस्त 2024 को इसको मंजूरी मिली थी। और ये कब से प्रभावी हुई है? तो 1 अप्रैल 2025 से ये प्रभावी हुई है। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है ये डेट। ठीक है, अब आते हैं इसके विभिन्न पहलुओं पे कि क्या विशेषता है इसकी। तो अगर हम देखें तो ये एक पेंशन का जो अमाउंट है उसको सुनिश्चित करता है। पढ़ते हैं क्या है इसमें। 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीने में प्राप्त औसत मूल्य वेतन का 50% यहाँ दिया जाएगा। यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या है, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन की जाएगी। तो कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को अंतिम पेंशन का 60% मिलेगा। और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन इसमें कितनी है? तो न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। तो अब ध्यान रखिएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो यूपीएस योजना किससे संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम से रिलेटेड है। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कितनी न्यूनतम सेवा के बाद, कितने वर्ष की सेवा के बाद कोई अमाउंट मिलेगा पेंशन का। ठीक है, तो 10 वर्ष की सेवा के बाद कितना अमाउंट मिलेगा? 10,000 रुपये। इतना ये ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे आते हैं, दूसरा क्या है? दूसरा है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी घोषणा कब हुई है? ये जब बजट 2024-25 अनाउंस हुआ था, तो उसी में इसकी घोषणा की गई थी। पीएम द्वारा इसकी घोषणा कब की गई थी? तो 13 फरवरी 2013 को। ये काफ़ी पुरानी है। तो ओवरऑल ये थी इम्प्लीमेंट, इस बार एक्सप्रेसली इस बजट में इसको मेंशन किया गया था। इसको मंजूरी कब मिली है? 29 फरवरी 2024 को। तो यहाँ से भी कभी कभी स्टैटिक वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का पीएम के द्वारा कब घोषणा किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, 13 फरवरी 2013 को। मंजूरी इसको मिली है 29 फरवरी 2024 को। अवधि की बात करें तो वित्त वर्ष 26 से 27 तक ये लागू होगा। ठीक है, आगे आते हैं। अब इसमें भाग लेने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, केवल आवासीय उपभोक्ता या आवासीय कल्याण समितियां ही इसमें भाग लेंगी। यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिया है। आवासीय परिवार को 2 किलोवाट तक 30,000 रुपया प्रतिमाह किलोवाट और 3 किलोवाट तक अतिरिक्त क्षमता के लिए 18,000 रुपये प्रति किलोवाट और 3 किलोवाट से अधिक क्षमता के लिए 78,000 रुपया की कुल छूट होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, आवासीय कल्याण समितियों के लिए समान सुविधाओं के लिए 18,000 रुपये प्रति किलोवाट की छूट मिलेगी। अगर बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य है छत पर रूफटॉप सौर प्रणाली को स्थापित करना। और इसी के साथ साथ 1 करोड़ घर के लिए प्रत्येक माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना प्रदान करना। तो ध्यान रखिएगा, पीएम सूर्य हर घर बिजली योजना जो है, इसमें कितने यूनिट की बिजली दी जाएगी, कितने लोगों को? तो 1 करोड़ घरों के लिए प्रत्येक माह 300 यूनिट की मुफ्त बिजली देने की घोषणा की जाएगी, मतलब की गई है। आगे है पीएम जनमन योजना। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इस योजना की शुभारंभ कब हुआ था? 15 फरवरी 2023 को झारखंड से जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया है। इसकी अवधि की बात करें तो 2023-24 से 25-26 इसकी अवधि रखी गई है। 9 मंत्रालयों के सहयोग से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया। और इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है कुल परिव्यय 3 वर्षों की अवधि में 24,104 करोड़ रुपए खर्च किया जाना है, जिसका लगभग 80% केवल घरों और सड़कों के निर्माण के लिए है। और इसके अंदर अगर कवरेज की बात करें तो 18 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के शैक्षणिक, स्वास्थ्य और आजीविका के सामाजिक आर्थिक आयामों के पिछड़े 75 पीवीटीजी का कल्याण करना है।
अब देखते हैं पूर्वोदय योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी घोषणा भी 2024-25 के बजट में की गई थी। ये एक परिवर्तनकारी योजना है जिसमें पूर्वी भारत जो 5 राज्य आते हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसे पूछा जा सकता है कि पूर्वोदय योजना के अंतर्गत भारत के कौन से 5 राज्य हैं शामिल। ध्यान रखना है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अब इस योजना का उद्देश्य पढ़ते हैं, उद्देश्य क्या है। तो बेसिकली इस योजना का जो उद्देश्य है वो उपरोक्त 5 राज्यों में बुनियादी ढांचा विकास, मानव पूंजी निर्माण और आर्थिक अवसरों का सृजन करना है ताकि इस क्षेत्र को विकसित भारत संकल्प का प्रमुख वाहक बनाया जा सके। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ठीक है, इसकी घोषणा कब की गई थी? इस साल का जो बजट आया था 2025-26 का, उसमें इसकी घोषणा की गई थी। इसमें कवरेज में देखें तो ये योजना 100 कम फसल उत्पादकता वाले जिलों में शुरू की जाएगी। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? ये योजना जो है 1.7 करोड़ किसानों की फसल उत्पादकता बढ़ाने, सिंचाई की सुविधा बेहतर बनाने और दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन ऋण व्यवस्था सुधार में सहायक होगी। इसकी अवधि की बात करें तो ये 6 वर्ष के लिए है। लक्ष्य क्या है? ये ग्रामीण समृद्धि को मजबूत करने, कृषि आय बढ़ाने और खाद्य उत्पादन बनाने में सरकार की लक्ष्य के अनुरूप है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ ये योजना जो है वो कृषि उत्पादकता में वृद्धि, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और सिंचाई सुविधाओं में सुधार कर समग्र उत्पादन में वृद्धि करने पर संकेंद्रित है। आगे है डिजिटल कृषि मिशन। ठीक है, जिसका शुभारंभ कब हुआ था? 2 सितंबर 2024 को। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है, ध्यान रखिएगा, मतलब स्टेट का नहीं है, केंद्र से है, सेंट्रलाइज्ड है। वित्त पोषण की अगर बात करें तो इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है? तो 2817 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस स्कीम में किया जा रहा है। ये मिशन जो है डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के रूप पर आधारित है। और अगर उद्देश्य की बात करें तो इस योजना का जो उद्देश्य है, इस मिशन का उद्देश्य किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है। साथ ही साथ कृषि क्षेत्र और किसानों से संबंध आंकड़ों का एक मंच पर समेकित डेटाबेस का निर्माण करना है। आगे है, ये योजना 2 मूलभूत स्तंभों पर आधारित है। पहला है एग्रीस्टैक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसे एक किसान केंद्रित डीपीआई के रूप में डिजाइन किया गया है। इसके तहत किसान आईडी की शुरुआत की गई है। और दूसरा है कृषि निर्णय सहायता प्रणाली। ठीक है, तो यह प्रणाली फसलों, मिट्टी, मौसम, जल संसाधनों आदि पर सुदूर संवेदन आधारित जानकारी को एकीकृत करने के लिए एक व्यापक भू स्थानिक प्रणाली का निर्माण करेगी। अन्य योजना है क्रूज भारत मिशन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका शुभारंभ कब किया गया था? 30 सितंबर 2024 को। ठीक है, ध्यान रखना है, क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ 30 सितंबर 2024 को किया गया था। इसका उद्घाटन जो है वो केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया था और एम्प्रेस क्रूज पोत के माध्यम से। ठीक, आगे आते हैं, इसकी अवधि कितनी है? तो 5 वर्ष की है। 24 में स्टार्ट हुआ था, 2029 तक इसकी अवधि है। अगर हम लक्ष्य की बात करें तो इसका लक्ष्य है अगले 5 वर्षों में क्रूज यात्री यातायात उद्योग को दोगुना करना। और उद्देश्य क्या रखा गया है? तो देश में क्रूज पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्रूज सर्किट की क्षमता बढ़ाना, मौजूदा क्रूज टर्मिनलों, मरीना और गंतव्य आदि को आधुनिकीकरण करना है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। इसकी शुभारंभ कब की गई है? तो इसका शुभारंभ हुआ है 25 नवंबर 2024 को। ये भी एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसकी अवधि के बारे में बात करें तो ये जो है 15वें वित्त आयोग की अवधि जो है 25-26 इस तभी तक इसका है अभी तक। फिर है नोडल एजेंसी की अगर बात करें तो केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय जो है उसके द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। अब इसका उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य है इस योजना का अगले 2 वर्षों में इस मिशन को प्राकृतिक खेती को अपनाने की इच्छुक ग्राम पंचायतों 15,000 समूह में लागू किया जाएगा और साथ ही साथ देश के 1 करोड़ किसानों तक पहुंचा और 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक गैसों की खेती की शुरुआत की जाएगी। और साथ ही साथ आवश्यकता आधारित 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। आगे है बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। इसकी लॉन्च कब हुआ है? तो अभी ये लॉन्च जो है 19 जनवरी 2027 में पीएम द्वारा किया जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका? भारतीय विमानन क्षेत्र में महिलाओं की अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करना। आगे है पीएम युवा 3.0 योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कह सकते हैं।
शुभारंभ इसका कब हुआ है? 11 मार्च 2025 को। ये डेट ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। पीएम युवा 3.0 योजना किस मंत्रालय के तहत? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या है? 30 वर्ष से कम उम्र के युग लेखकों को मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन प्रदान करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं वेवेक्स। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। इसका शुभारंभ हुआ है 18 मार्च 2025 को। किस मंत्रालय द्वारा? केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। इस योजना का उद्देश्य है मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में स्टार्टअप का वित्त पोषण और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना। आगे है प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ है? 6 नवंबर 2024 को। इसकी अवधि है 2024-25 से 2030-31। ये एक केंद्रीय छात्रक योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, विशेषताएं क्या है? इस योजना के तहत किसी गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश करने पर छात्रों को बिना जमानत और गारंटी मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। लाभ क्या है? इसके तहत बिना गारंटी के 7.5 लाख रुपए तक का शिक्षा ब्याज और जो ऋण है वो सब्सिडी मिलेगा। और इसी के साथ साथ ये योजना जो है NIRF इंडिया रैंकिंग द्वारा निर्धारित देश के शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पर ही लागू होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नमो ड्रोन दीदी योजना। ठीक है, इसका शुभारंभ कब किया गया था? 29 नवंबर 2023 को। 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र की स्थापना की गई थी। आगे है, इसकी अवधि क्या है? तो इसकी अवधि थी 2024-25 से 2025-26 तक। ये एक वित्त पोषण योजना है जिसमें कितना इन्वेस्ट किया जाना है? 1261 करोड़ रुपए। इसकी विशेषता क्या है? किस एम के लिए ये आया है? तो इस योजना के तहत केंद्र सरकार 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करेगी। ड्रोन का उपयोग महिला किसानों द्वारा खेती में नैनो उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ इस योजना के तहत 15,000 ड्रोनों में से प्रथम 500 ड्रोन उर्वरक कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा और शेष 14,500 ड्रोन जो हैं वो अगले 2 वर्ष में केंद्रीय सहायता के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। एक ड्रोन की कुल लागत कितनी है? 10 लाख रुपए है, जिसमें से 80% केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी। आगे है पीएम इंटर्नशिप योजना। इसका शुभारंभ 3 अक्टूबर 2024 को किया गया था। इसकी नोडल एजेंसी की बात करें तो ये कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय जो है इसकी नोडल एजेंसी है। इसकी पात्रता की बात करें पीएम इंटर्नशिप तो ये 21 से लेकर 24 वर्ष की आयु के लिए लागू है। भारतीय निवासी होना चाहिए और पूर्णकालिक रोजगार या पूर्णकालिक शिक्षा में न हो। ठीक है, अब यहाँ पे इंटर्नशिप की अवधि क्या है? 12 माह है, ध्यान रखिएगा। और इससे लाभ क्या होगा? तो इंटर्नशिप के दौरान 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता जिसमें 4500 केंद्र सरकार और 500 जो है वो संबंधित कंपनी देगी। नेक्स्ट देखते हैं पीएम ई ड्राइव योजना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म है पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इनहैंसमेंट। इसका शुभारंभ 1 अक्टूबर 2024 को किया गया है। नोडल मंत्रालय की बात करें तो भारी उद्योग मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। अवधि की बात करें तो 1 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 2026 तक चलने वाला है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है देश में इलेक्ट्रिक वाहनों ईवीएस तीव्रता से अपनाना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना, ईवी खरीद पर अग्रिम प्रोत्साहन देना। आगे बायो E3 नीति। ठीक है, ध्यान रखिएगा। E3 का मतलब इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। नोडल एजेंसी है जैव प्रौद्योगिकी विभाग। इसका उद्देश्य है उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना एवं सतत विकास के रणनीति क्षेत्रों को लक्षित करना। और ये योजना बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो AI हब और बायो फाउंड्रीज की स्थापना करती है। भारत के कुशल जैव प्रौद्योगिकी कार्यबल का विस्तार करने का भी लक्ष्य रखती है। नेक्स्ट है मिशन मौसम। इसका शुभारंभ किया गया था 11 सितंबर 2024 को। और नोडल मंत्रालय की बात करें तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ये 2 वर्ष के लिए है 2026 तक और इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी 2,000 करोड़ रुपए की जानी है। इसका मुख्य उद्देश्य है चरम मौसम और जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की क्षमता को बढ़ाना। और साथ ही साथ इस योजना का अन्य उद्देश्य देश को वैश्विक मानकों के अनुरूप प्रत्येक मौसम के लिए तैयार करना और जलवायु के प्रति स्मार्ट बनाना है। आगे है एग्रीश्योर फंड। ठीक है, इसका शुभारंभ
30 सितंबर 2024 को किसके द्वारा किया गया था? कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। कुल फंड इसमें 750 करोड़ का है और फंड के प्रबंधक कौन है? तो ये नाबार्ड है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? नए एग्रीटेक स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना। आगे है पीएम जुगा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। इसका शुभारंभ हुआ था सितंबर 2024 में। अवधि इसकी 5 वर्ष के लिए थी। वित्त पोषण अगर ध्यान दें तो इसका था 79,156 करोड़ रुपए। ठीक है, कवरेज की बात करें तो इसमें 63,000 गांवों को कवर किया जाए और इसका मूल उद्देश्य है जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों के लिए सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। आगे है प्रोजेक्ट परी। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। इसका शुभारंभ जुलाई 2024 में हुआ था संस्कृति मंत्रालय द्वारा। संस्कृत मंत्रालय में भी ललित कला अकेडमी का जो विभाग है उनके द्वारा, और इसका उद्देश्य था देश की समृद्ध ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासत के कला रूपों में चित्रित करना। आगे है कीर्ति कार्यक्रम। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। इसका शुभारंभ 11 मार्च 2024 को हुआ था केंद्रीय युवा मामलों के खेल मंत्री द्वारा और इसका उद्देश्य है देश भर के स्कूलों में नामांकित 9 से 18 वर्ष की आयु के प्रतिभाशाली एथलीटों की पहचान करना। आगे है उन्नति योजना। इसका पूरा नाम है उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन की, जिसकी शुरुआत हुई थी 9 मार्च 2024 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा और इसकी अवधि जो है अधिसूचना की तारीख से 8 वर्ष तक, मतलब कि 31 मार्च 2034 तक है। और इसका उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका मेन उद्देश्य है उत्तर पूर्व क्षेत्र में उद्यमों के विकास और रोजगार सृजन के लिए। आगे है अदिति योजना। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद आईडेक्स। इसका शुभारंभ 4 मार्च 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया था। नोडल मंत्रालय की बात करें तो रक्षा मंत्रालय है। 750 करोड़ की लागत है इस पे और उद्देश्य इसका क्या है? तो इसका उद्देश्य है महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देना और युवाओं के नवाचार को पोषित करना। आगे है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इसकी शुभारंभ 17 सितंबर 2023 को किया गया था। सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि 5 वर्ष की अवधि के लिए 2022-23 से 27-28। बजट क्या है? 2025-26 में 5100 करोड़ रुपए का आवंटन। उद्देश्य इसका है पारंपरिक हस्तशिल्पकारों और कारीगरों के 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना और साथ ही साथ कारीगरों को कौशल विकास, आधुनिक उपकरण, वित्तीय सहायता, बाजार तक पहुंच प्रदान करना। ठीक है, और ये केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है। आगे है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसकी शुरुआत जो है 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से हुई थी। इसकी नोडल एजेंसी की बात करें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। पात्रता की बात करें तो इसमें कौन लोग भाग लेंगे? तो भारत में भूमि धारक किसान परिवारों को अपवाद संवैधानिक पद बैठे व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी, उच्च आर्थिक स्थिति वाले परिवार और इंजीनियर आदि। ठीक है, ये लोग इसमें भाग लेंगे। इससे लाभ क्या होगा? तो इसमें लाभ होगा पात्र किसानों को 6,000 रुपए वार्षिक प्रत्यक्ष आय सहायता 200 रुपए की 3 समान किश्तों में। ठीक है, आगे आते हैं पीएलटी स्कीम। ये क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसका शुभारंभ मार्च 2020 में किया गया था। उद्देश्य इसका था घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाना, उच्च आयात प्रतिस्थापन और रोजगार सृजन। ठीक है, अब इसमें लक्ष्य जो है वो 14 क्षेत्रों में लक्ष्य रखे गए थे, तो इतना ऐसा जाने की जरूरत नहीं है, यदि यहाँ ध्यान रखिए 14 क्षेत्रों में शामिल किया गया था। आगे है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, जिसको मंजूरी मिली थी 8 फरवरी 2024 को। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का एक उपयोजना है ये और इसमें 6,000 करोड़ की लागत है। अवधि इसकी क्या है? तो 2023-24 में प्रारंभ हुई थी और 26-27 तक चलना है, 4 वर्षों के। इसका मेन उद्देश्य है मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाना, संस्थागत वित्त तक पहुंच बढ़ाना और जलीय कृषि बीमा को प्रोत्साहन करना, मूल्य श्रृंखला दक्षता में सुधार करना आदि। ठीक, आगे देखते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसका पूरा नाम है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, जिसकी शुरुआत जो है वो 6 अप्रैल 2015 को हुई थी वित्त मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य है छोटे व्यवसायी उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसके साथ ही ये एक योजना गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का ऋण प्रदान करना।
और इसी योजना के तहत, जो ये मुद्रा योजना है, इसके तहत ऋण को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। शिशु ऋण जो है वो 50,000 रुपये तक का है, किशोर ऋण 50 से 5 लाख रुपए, तरुण ऋण जो है 5 से 10 लाख रुपए। और हाल ही में 2025-26 का जो बजट था उसमें तरुण की जो सीमा है उसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। आगे है आयुष्मान भारत योजना, इंपॉर्टेंट है। शुभारंभ 2018 में हुआ था। ये सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। ये केंद्र प्रायोजित योजना है। इसकी नोडल एजेंसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA है। और अगर दृष्टिकोण की बात करें तो ये है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना, और इसमें पात्रता है ग्रामीण एवं शहरी सामाजिक आर्थिक जनगणना आंकड़ों पर आधारित। ठीक है, इसमें घटक क्या है तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अगर हम इसके उद्देश्य को जाने तो ये है व्यापक सतत देखभाल दृष्टिकोण के माध्यम से प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक स्तरों पर स्वास्थ्य सेवा पहुंच में सुधार करना। आगे है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJ योजना। इसका शुभारंभ 2018 में किया गया था। केंद्रीय प्रायोजित योजना है। 12 करोड़ परिवारों को कवरेज दिया गया था। और इसका उद्देश्य, अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के प्रति परिवार 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा प्रदान की जाएगी। ठीक है, और कहाँ पे, चयनित सरकारी और निजी अस्पतालों में। पात्रता इसकी है नवीनतम सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार पर लाभार्थी का चयन होगा, और ये पूर्ण रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। आगे है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है, इसका शुभारंभ 2021 में हुआ। अगर दृष्टिकोण की बात करें तो ये एक डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा तैयार करना था। इसका 5 वर्ष के लिए इसकी अवधि है, और ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। घटकों की बात करें तो अद्वितीय स्वास्थ्य IT दी जाएगी, आभा मोबाइल ऐप बनाया जाएगा, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री होगी। अब आते हैं इसके उद्देश्य पे। तो इसका उद्देश्य है निरंतरता के साथ देखभाल जारी रखने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को एकीकृत करना और स्वास्थ्य संसाधनों को प्रभावी उपयोग करना है। आगे आते हैं NPS वात्सल्य योजना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका शुभारंभ हुआ था 18 सितंबर 2024 को। इसका उद्देश्य क्या है, नाबालिगों के लिए एक राष्ट्रीय पेंशन योजना। ठीक है, पात्रता क्या है तो ये है 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए है। नाबालिग की ओर से माता पिता खाता खोलेंगे, और योगदान इसमें कितना होगा तो न्यूनतम 1,000 रुपए वार्षिक या अधिकतम की सीमा नहीं है। नेक्स्ट है स्वामित्व योजना। ठीक है, तो ये स्वामित्व का फुल फॉर्म क्या है, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ठीक है, आगे इसका शुभारंभ कब किया गया है, 24 अप्रैल 2020 को। नोडल मंत्रालय क्या है, पंचायती राज मंत्रालय है। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, और इसका उद्देश्य है नवीनतम सर्वेक्षण पद्धतियों में के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की रिहायशी इमारतों, मकानों आदि का लेखा जोखा तैयार करना। आगे है PM स्वनिधि योजना। स्वनिधि का फुल फॉर्म है PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना। अब यहाँ पे शुभारंभ 2020 में हुआ था आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, और इसका उद्देश्य था स्ट्रीट वेंडर्स को गारंटी मुक्त कार्यशील पूंजी, ठीक है, उपलब्ध कराना। आगे है PM मित्र योजना। ठीक है, PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेयर पार्क्स। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म था। अक्टूबर 2021 में, और कपड़ा मंत्रालय जो था वो इसकी नोडल एजेंसी थी। इसके तहत कुल 7 PM मित्र पार्क बनेगा, और इसका उद्देश्य था नए टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करना, कपड़ा उद्योग को निर्यातमुक्त करना और रोजगार प्रदान करना। आगे है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है 15 फरवरी 2023 को अरुणाचल प्रदेश से की गई थी। नोडल मंत्रालय की बात करें तो गृह मंत्रालय था। ये भी एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, और इसका उद्देश्य है भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण गांवों में कनेक्टिविटी, पर्यटन, आजीविका के अवसर आदि प्रदान करना। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो आपके आने वाले एग्जाम के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर करंट अफेयर्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।